नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण यानी प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण। तो यूं कहें कि भारत में सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण कौन से विदेशी ने सबसे पहले आक्रमण किया था। तो विदेशी आक्रमण भारत पे सबसे पहले ईरानी का आक्रमण होता है, ईरान करते हैं आक्रमण। उसके बाद यूनान यानी सिकंदर करते हैं आक्रमण। तो कैसे आक्रमण करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। इस भाग को देखें तो ये पूरा जलीय भाग है, ये भी भाग पूरा जलीय भाग है। यहाँ से आना तो संभव नहीं है क्योंकि उस समय में ऐसा तकनीकी नहीं था जिसकी वजह से वो जलीय मार्ग से आ सकता था कोई भी। इस भाग को देखें तो हिमालय पर्वत है जो कि यहाँ से भी आना संभव नहीं है किसी को। बच रहा है ये वाला भाग, ये स्थलीय क्षेत्र है। ये कौन सा भाग है? पश्चिम उत्तर, वेस्ट नॉर्थ। तो भारत में जब भी आक्रमण हुआ है इसी भाग से आक्रमण हुआ है। उत्तर पश्चिम वाले भाग से आक्रमण हुआ है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में समुद्र से घिरा। उसके बाद केवल पश्चिम उत्तर भाग खुला हुआ क्षेत्र था, इस वजह से पश्चिम उत्तर भाग खुला हुआ क्षेत्र था जिसकी वजह से यहां से लोग आक्रमण करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कौन से भाग से जो कोई भी विदेशी आक्रमण करते थे कौन से भाग से करते थे? तो पश्चिम उत्तर भाग से करते थे। इसी में से सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण किया था, तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? ईरानी ने किया था। तो ईरान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ईरान है कहां पे, अभी उसका क्या स्थिति है। ईरान जमहूरिये इस्लामिक ईरान यानी जम्बू द्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित है। इसे सन 1935 तक फारस नाम से जाना जाता था, यानी ईरान का नाम 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी तेहरान है और यह देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से घिरा है। तो ये इसकी स्थिति थी ईरान की। अब ये ईरान क्या करते हैं? ईरानियों का आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण में भारत पर ईरानियों का आक्रमण। भारत एक समृद्ध और साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण सबसे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया। यह भारत पर किया गया पहला विदेशी आक्रमण था। यानी क्यों किया? भारत की समृद्धि और साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण, यानी वो ईरानियों ने साम्राज्य विस्तार करने की नीति से इस पे आक्रमण करता है। सबसे पहले ईरान के हखमनी वंश के शासक साइरस द्वितीय 558 से लेके 529 ईसा पूर्व के बीच आक्रमण किया। उसने भारत के पश्चिमोत्तर, कोई भी जैसे कि पश्चिम उत्तर वाला भाग, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। वह यहां से सीमावर्ती शासकों से पराजित होकर वापस ईरान लौट गया। सबसे पहले आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया था। कौन से वंश का था? हखमनी वंश का शासक था। यह पूछा जाता है जो ईरानियों ने सबसे पहले तो किसने किया था? ईरानियों ने किया था। कौन से वंश के शासक थे? हखमनी वंश के शासक। क्या नाम था? साइरस द्वितीय। और कब किया था? 558 से लेके 529 ईसा पूर्व के बीच में किया था। लेकिन क्या हुआ? इसको कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि वहां पे जो सीमावर्ती इलाका जो था
पश्चिमोत्तर क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र थे, यहाँ पे जो राजा था, यहाँ के आसपास जो भी राज था, राजाओं का जो क्षेत्र था, ये सारे राजा उनको पराजित कर दिया और उनको फिर से वापस लौटना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, प्रथम बार सफलतापूर्वक आक्रमण करने और विजय प्राप्त करने का श्रेय इसी वंश या हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरियस प्रथम को इसका श्रेय जाता है। इसे दारा प्रथम भी कहा जाता है। ये दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जिसमें सिंध तथा पंजाब के कुछ भाग आते हैं, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने इस क्षेत्र को अपना 20वां प्रांत बनाया। यानी साम्राज्य विस्तार के नीति से तो अटैक करते थे ईरानियों, तो जब ये सफलतापूर्वक डेरियस प्रथम जो अटैक किया, जिसे दारा प्रथम कहते हैं, 1516 ईस्वी पूर्व में, तो उसके पास उससे पहले 19 प्रांत होते थे। उसके बाद उसने इसमें अटैक करने के बाद कुछ क्षेत्र को, पश्चिमोत्तर भाग को अपने में मिला लेता है और अपने क्षेत्र में इसे मिलाने के बाद उसका ये जो प्रांत बनाता है, स्टेट बनता है, वो 20वां बन जाता है डेरियस प्रथम का। यहां से उसे ईरानी मुद्रा के अनुसार 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। यानी इसको टैक्स के रूप में 360 टैलेंट, जो ईरानी मुद्रा टैलेंट थी, ये स्वर्ण वहां से प्राप्त होता था। यहां से इसको ईरान में हकमनी वंश के पतन के पश्चात इस भाग से ईरानियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। यह भाग पुनः भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बन गया। अब हकमनी वंश धीरे धीरे क्या होता है, वो वर्चस्व उसका खत्म हो जाता है, पतन हो जाता है। तो यहां से भी, भारत से भी जो इसका पार्ट था, ये भी यहाँ का भाग भी पतन हो जाता है और बाद में फिर ये भारत में मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके आक्रमण से कुछ क्या फायदा हुआ था, तो आक्रमण से कुछ इससे जो फायदा हुआ था, आक्रमण से पूर्व भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। ब्राह्मी लिपि बहुत फेमस लिपि है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। लेकिन आक्रमण के बाद खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि ये अरमाइक लिपि से विकसित हुई थी, क्योंकि अरमाइक लिपि जो ईरानियों की लिपि थी, क्योंकि ईरानी लोग यहाँ पे आ गए थे, तो उनका ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का जो मिल के जो लिपि बना था, उसे खरोष्टी लिपि कहते हैं। और अशोक के स्तंभ आगे पढ़ेंगे तो इसमें इसका जिक्र मिलता है। तो खरोष्टी लिपि कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि और अरमाइक लिपि से विकसित हुई है। जहां ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि का उल्टा होता है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, कला का विकास होता है। इससे ईरानी के आक्रमण के पश्चात भारत में कला का क्षेत्र में भी विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बनवाए गए राजप्रसाद और सम्राट अशोक के बनवाए गए अभिलेखों और स्तंभों में भी ईरानी कला का झलक मिलती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे उसमें क्या हुआ कि ईरानियों का जो भारत पे रहे थे, उससे जो है एक लिपि में विकास हुआ, खरोष्टी लिपि आई। और उसके बाद जो है कुछ कला का भी विकास हुआ, जैसे कि अशोक स्तंभ में जो स्ट्रक्चर वगैरह में जो उससे इसका विकास हुआ। उसका आर्थिक विकास, ईरानी आक्रमण का प्रभाव भारत में अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। भारत से ईरान की व्यापारिक मार्ग खुल गए। दोनों देशों में व्यापार शुरू होने के कारण भारत का आर्थिक विकास भी होने लग गया। तो इससे ये कुछ फायदा भी हुआ इससे। उसके बाद क्या होता है, ये रहा ईरानियों का। ईरानी के बाद यूनानी का अटैक होता है भारत पे, यानी यूनानी लोग आक्रमण करते हैं, जो कि फेमस है सिकंदर महान।
सिकंदर के बारे में, जो जीता वही सिकंदर, और वो भारत पे कैसे आक्रमण करते हैं और क्या होता है वो सारे हम देखते हैं। यूनानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का भारतीय अभियान 326 से 325 ईसा पूर्व में यह अभियान होता है। तो सबसे पहले यूनानी लोगों के बारे में अभी की स्थिति देखते हैं यूनान की। सबसे पहले यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। यहाँ की राजधानी एथेंस है। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक भी कहा जाता है। यह भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। प्राचीन यूनानी लोग इस द्वीप से अन्य कई क्षेत्रों में गए जहां वे आज भी अल्पसंख्यक के रूप में मौजूद हैं, जैसे कि तुर्की में है, मिस्र में है, पश्चिमी यूरोप इत्यादि में ये लोग हैं। तो इसकी यूनान की राजधानी एथेंस, जिसे ग्रीक भी कहा जाता है, कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो अब हम देखते हैं यूनानियों का आक्रमण, यूं कहें कि सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ था भारत में। अब यह हुआ कब था? सिकंदर का अभियान 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। अब थोड़ा सिकंदर के बारे में देखते हैं कैसे ये थे। 359 ईस्वी पूर्व में यूनान के मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक फिलिप नाम का एक व्यक्ति था। यानी कब की बात है ये? 359 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया या मकदूनिया के में एक फिलिप नाम का शासक था। उसने कई छोटे बड़े प्रदेशों पर जीत करने के बाद साम्राज्य को विशाल बनाया। 329 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई, फिलिप की हत्या। यह फिलिप जो है कौन है? सिकंदर का पिता है। वो मकदूनिया का शासक है। उसके बाद 329 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या होगी। फिलिप की हत्या के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बना। सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। शासक बनने के समय उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। यह पूछा जाता है शासक बनने के समय में सिकंदर की उम्र, अलेक्जेंडर की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष थी। सिकंदर के माता का नाम ओलंपियस मिलता है, ओलंपियंस है। सिकंदर का महान गुरु था एक, जिसका नाम बहुत फेमस है, अरस्तु। अरस्तु कौन था? सिकंदर का गुरु। तो ये है सिकंदर का परिचय। उसका पिता का नाम फिलिप मकदूनिया का या मैसेडोनिया का शासक था। उसकी 329 में हत्या हो जाती है। उसके बाद अलेक्जेंडर यानी सिकंदर शासक बनते हैं 20 साल की उम्र में। उसकी माता का नाम ओलंपियस और उसका गुरु का नाम अरस्तु होता है। सिकंदर जो है, सिकंदर को महान शासक के नाम से जाना जाता है। सिकंदर को महान सिकंदर के नाम से जाना जाता, सिकंदर महान। इसका जो है कोई भी राजा होता था उस टाइम में, उसका यही उद्देश्य होता था कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को विस्तार करना, युद्ध नीति से या जैसे भी हो, ज्यादातर युद्ध नीति से वो क्षेत्र को विस्तार करते थे। तो अलेक्जेंडर भी उसमें से एक ऐसा ही था। उसने क्या किया? वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। शासक बनते ही उसने विश्व विजेता बनने का सपना देखा। यानी विश्व विजेता यानी पूरा दुनिया पे मैं साम्राज्य करूंगा, पूरा दुनिया को मैं बिल्कुल ऐसे विस्तार करूंगा साम्राज्यवाद को, जो को पूरा दुनिया को अपने अधीन कर लूंगा। ऐसे उसने ख्वाब देखा, क्योंकि शासक उस समय में जो भी बड़ा होता था वो यही होता जिसका कि क्षेत्र विस्तार नीति बहुत अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र विस्तार करे। वो उस समय में अपने आप को महान शासक कहलाते थे वो। तो इसी से उसने पूरा दुनिया को अपने अंदर करना चाहता था, पूरा दुनिया को जीतना चाहता था। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अरस्तु से आशीर्वाद, जो उसके गुरु हैं, लेकर विश्व विजय के लिए निकल पड़ता है। अब देखिए, अरस्तु गुरु से आशीर्वाद लिया, जिनका नाम होता है अरस्तु, और दुनिया को विजय के लिए
निकल पड़ता है। उसके साथ बहुत ही सेना होता है कि 1.5 लाख सेना के साथ वो विश्व विजय के लिए सिकंदर निकल पड़ता है। विश्व विजय के क्रम में उसने यूनान के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया। पहले क्या किया, अपने वहां यूनान के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया। इसके पश्चात उसने पश्चिम एशिया, मिस्र आदि पर जीत हासिल की। यानी निकलता जाता था, एकदम रौंदता निकलता जाता था, पूरे क्षेत्र को जीतता आगे बढ़ता जाता था। फिर आगे बढ़ते हुए उसने ईरान पर भी आक्रमण कर दिया। उसने ईरान के शासक दारा तृतीय को पराजित कर दिया। दारा तृतीय को पराजित कर दिया। अब बारी कहां की है, अब विश्व विजय के अगले चरण में उसकी नजर अब भारत पे पड़ी। अब भारत बचा हुआ है। विजय के नशे में चूर हुआ, रास्ते में पड़े सभी छोटे मोटे शासक को रौंदता हुआ भारत की ओर सिकंदर बढ़ता है। उसने पश्चिमोत्तर की ओर से हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में प्रवेश किया। यह इंपॉर्टेंट है, सिकंदर कौन से पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया था, तो हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया है। और भारत में अब सिकंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही सिकंदर भारत में प्रवेश करता है, इस क्रम में भारत में उसकी मुलाकात तक्षशिला के शासक आम्भी के साथ हुई। आम्भी से हुई। आम्भी उस क्षेत्र में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होता है वो को लास्ट में। तो आम्भी जो है ये सुन चुका था कि इतने विशाल सेना के साथ सिकंदर कई देशों को उसने रौंद दिया है, कई विजय प्राप्त कर लिया है। तो ये एक कमजोर शासक था। तो कमजोर होने की वजह से सिकंदर से पहले यह हथियार डाल देता है। उसने कहता है ठीक है जी, आप सिकंदर, मैं आपका अधीन में स्वीकार कर लेता हूं। तो आम्भी एक कमजोर शासक था। उसने सिकंदर से युद्ध के पूर्व ही अपने हथियार डाल दिए। उसने सिकंदर के साथ संधि कर ली और उसका सहयोगी बन गया। उसने भारत पर विजय अभियान में सिकंदर का साथ देने का भरोसा दिया। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि जब सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था तो कौन से राजा हथियार डाल दिए थे, यानी कौन से राजा उसके साथ मिल गया था, यानी अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दिया था, तो आम्भी है। उसके बाद आम्भी जब उसने पराजित हो गया, अपने आप ही हो गया वो, फिर आगे बढ़ते हुए सिकंदर पंजाब पहुंचा। उस वक्त पंजाब का शासक पोरस था, जिसे पुरु भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, पोरस, राजा पोरस का शासन झेलम और चिनाब नदी के बीच के भाग में था। झेलम और चिनाब नदी के बीच में इसका शासन था। अब क्या होता है, सिकंदर ने पोरस को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन पोरस ये बहुत एक अपने आप को स्वाभिमानी और देशभक्त यानी वीर योद्धा था पोरस, और ऐसा करके उसने दिखाया भी। उसने सिकंदर को सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसने बोला नहीं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिकंदर से युद्ध करने को उचित समझा। परिणाम स्वरूप झेलम के तट पर एक घमासान युद्ध हो गया। झेलम के तट पे घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। यह एक भीषण युद्ध था। राजा पोरस ने इस युद्ध में अदम्भ साहस और वीरता का परिचय दिया, परंतु इस युद्ध में पोरस की पराजय हो गई। पोरस के पराजय के बावजूद सिकंदर उसकी वीरता से काफी प्रभावित हुआ। उसने पोरस को उसका जीता हुआ साम्राज्य वापस लौटा दिया। बदले में पोरस ने उसे आगे के अभियान में सहयोग देने का आश्वासन दिया। यानी क्या करता है, यानी पोरस ने युद्ध किया सिकंदर के साथ। युद्ध बहुत दिनों तक चलती है। बाद में सिकंदर उसको पराजित कर देता है। फिर भी जो है सिकंदर ने उसको उसकी वीरता से, देशभक्त से प्रसन्न होकर पूरा राज साम्राज्य उसे लौटा देता है। लेकिन बाद में पोरस भी उसके इस अभियान में, विजय अभियान में वो सहायता देने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, चूंकि यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था, इसका अब इस युद्ध का एक नाम दिया गया है कि यह फेमस युद्ध है राजा पोरस और सिकंदर के बीच। युद्ध कहां हुआ था, झेलम नदी के तट पर। तो इसलिए इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। यूनानी भाषा में इस युद्ध को
हाइडेस्पीस का युद्ध कहा गया है, क्योंकि यूनानी लोग झेलम नदी को हाइडेस्पीस के नाम से संबोधित करते थे, इसलिए इसको हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम का युद्ध अगर पूछा जाए तो आपको बताना है राजा पोरस और सिकंदर के बीच में यह युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या होता है, पोरस से युद्ध के पश्चात सिकंदर अपने अभियान पर आगे की ओर बढ़ा, परंतु जब उसकी सेना व्यास नदी के तट पर पहुंची तब उसने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। होता उस समय सेना जो था उसका कहा कि मैं व्यास नदी पार नहीं करूंगा, लेकिन सिकंदर ने उसको काफी समझाया, लेकिन सेना नहीं मानी। तो ये कहा जाता है सिकंदर की सेना क्यों लौट गया था, तो इसके क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी सेना व्यास नदी के तट पर पहुंची, व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, यानी वापस क्यों लौट गया था, व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, इसकी वजह से सिकंदर वापस लौट गया था। वे मैसेडोनिया वापस लौटना चाहते थे, सेना के पास वापस लौटने की इच्छा और कुछ वजह और भी हो सकती है। ये एक तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा इतिहास में ऐसा ही कहा गया है कि वो व्यास नदी पार नहीं करना चाहते थे सेना, इस वजह से वापस लौट गया। लेकिन और कई सारे वजह हो सकता है और बताया गया है। पहली वजह यह थी कि सिकंदर की सेना काफी दिनों से लगभग में 17-18 महीने तक ये युद्ध चला था, यानी अभियान चला था। तो सिकंदर की सेना इतना थक चुका था कि उसके कारण वह बुरी तरह से थक गया था। उनके अपने परिवार की याद आ रहे थे, कैसे अब जाऊंगा। दूसरी वजह यह भी है कि भारतीय जलवायु में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे, क्योंकि विशाल सेना था और विशाल सेना बहुत दिनों से यह युद्ध चल रहा था। इस वजह से वो थक चुके थे, दिमागी तौर पर वो बिल्कुल अलग थलग हो चुके थे, उनके परिवार की याद आ रही थी। तीसरा कारण महत्वपूर्ण है ये कि सेना को यह आशंका थी कि एक छोटे से प्रांत के शासक को हराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर जब भारत आया था तो इतने देखा कि छोटे मोटे शासक से, जैसे पोरस ने काफी दिनों तक युद्ध किया, इसके लिए भी सिकंदर को काफी मशक्कत करना पड़ा, कई नीतियां बनानी पड़ी, तब जाकर के इसको युद्ध में जीत हुई। तो इससे सेना का ये भी था, वो भी जानते थे कि ये एक ना छोटा मोटा जो शासक था उससे युद्ध करने में तो इसको इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इतना टाइम लग गया और इतनी क्षति हुई उन्हें, उनका सेना भी काफी मारा जाता था। तो आगे जैसे ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का सामना उसे करना पड़ेगा, उस समय जो मगध में जो शासक था वो घनानंद था। और पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि घनानंद के पास इतनी सेना की विशाल भंडार थी, तो जिससे कि इसको सिकंदर को उससे लड़ना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से सेना का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी दिमाग टूट चुका था कि घनानंद इतना क्रूर शासक है, उसके साथ इतने सेना है, आधुनिक हथियार है, तो उसके साथ ये कैसे टिक पाएगा। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि ऐसा हो सकता है। इन्हीं कारणों से सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस मैसेडोनिया लौटने की बात पर अड़ गए। सिकंदर ने अपनी सेना को समझाने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु सेना मानने को तैयार नहीं थी। बाद में यही करना पड़ा सिकंदर को भी। इसके परिणाम स्वरूप 325 ईस्वी पूर्व में उसने मैसेडोनिया लौटने का फैसला कर लिया। यानी सिकंदर, जो महान सिकंदर पूरा दुनिया लौट को जीतना चाहते थे, लेकिन भारत पे आते ही वो भारत को जीत नहीं पाए और वापस लौट गए। वापस लौटने के क्रम में उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा, क्योंकि विशाल सेना थी तो उसको 2 भागों में बांटा। सेना का एक भाग जलमार्ग से वापस लौटा, जिसका नेतृत्व निर्याकस कर रहा था, जबकि दूसरा भाग स्थल मार्ग से लौटा, जिसका नेतृत्व स्वयं सिकंदर कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ
कि अपने भारत अभियान के दौरान वह भारत में 19 महीने तक रहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अभियान के दौरान सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहे थे? तो 19 महीने तक। वापस लौटते समय सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पश्चिमोत्तर और पंजाब के जीते हुए भाग का प्रधान घोषित कर दिया। अब ये सेल्यूकस निकेटस जो है, अब जो पश्चिमोत्तर पंजाब में जो भारत का जो भाग सिकंदर ने जीता था, उसको अपने सेनापति जिसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर, उसको सौंप देता है और वो यहाँ का राजा बन जाता है, यहाँ पे राज करता है। बाद में मौर्य काल में इसकी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई होती है, वो बाद की वीडियो में हम देखेंगे, इसके बाद वाले में। तो इस तरह से क्या होता है, सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। एक निकैया विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में निकैया शहर, दूसरा बौकेफला, उनके प्रिय घोड़ा था बौकेफला जो मर गया था, तो उसके नाम पे उसने ये शहर बनाया था, यानी नगर बनाया था। तो 2 नगर निकैया और बौकेफला किसने बनाया था? ये 2 नगर तो सिकंदर ने बनाया था। बौकेफला उसके एक घोड़ा था जो उसका बहुत प्रिय था, उसके नाम पे था। दूसरा 323 ईस्वी पूर्व में जब वापस मैसेडोनिया लौट रहा था, तब उसे तेज ज्वर हुआ, जिसके कारण 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकंदर की मृत्यु कितने साल की आयु में हुआ था? तो 33 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ मृत्यु और कितने वर्ष की आयु में। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अब ये जैसे कि देखा था हमने ईरानियों का आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था, इसी तरह यूनानियों यानी सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। गंधार शैली कला का भारत में विकास हुआ, यूनानी प्रभाव का परिणाम था। इस कला का भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखा गया, यानी भारतीय कला और यूनानी कला से बना कौन सा कला है? गंधार कला, गंधार शैली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गंधार शैली का विकास कौन से 2 कला से हुआ था? तो यूनानी कला और भारतीय कला। उसके बाद क्या होता है, प्रभाव क्या होता है यूनानियों में भारतीयों के बीच, क्योंकि वहां पे जैसे सेल्यूकस निकेटर्स यहाँ पे रह गया था पश्चिमी उत्तर भाग में, तो वहाँ यूनानी और हमारे बीच में व्यापार की भी स्थिति अच्छी हो गई। तो इस तरह का, जिससे कि ईरानी में देखा था जिस तरह की स्थिति हुई थी, सेम इसमें भी ऐसे ही इसका भी प्रभाव पड़ा था। तो ये था हमारा कि ईरानियों का और यूनानियों का भारत पे आक्रमण और उसका क्या परिणाम हुआ था। धन्यवाद।